नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। इस वक्त मध्य एशिया में पूरी तरह से टेंशन, तनाव पीक पर पहुंच चुका है। वजह है जब आप और हम सब सो रहे थे उस वक्त बहुत बड़ा अटैक यानी कि रात के लगभग 2:45 और 3 के बीच में इजराइल ने ईरान पर किया है, न्यूक्लियर साइट पे किया है। कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि अब जो ईरान है उसने भी रिटेलिएट किया है और 100 ड्रोन से हमला किया है। ट्रंप भी बीच में कूद पड़े हैं। आगे क्या होने वाला है, भारत क्या करेगा, इस तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अंशुल जी। ये हो क्या रहा है, मतलब जैसी उम्मीद की जा रही थी, जो सोचा जा रहा था हुआ वही, क्योंकि पहले इजराइल लगातार थ्रेट दे रहा था, उसने आखिरकार हमला कर ही दिया। ईरान की क्या स्थिति है, कितना नुकसान? जो स्थितियां बताई जा रही हैं फिलहाल, अभी जो सुबह जिस तरह से अटैक हुआ, अटैक के बाद जो खबरें आई उसमें पहले तो इन्होंने 6 ठिकानों पे सबसे बड़े उनके, इसमें से 4 उनके न्यूक्लियर बेसिस थे जी। और 2 मिलिट्री ठिकाने थे। इनमें मुख्य आते थे तेहरान, अराक, इस्फहान, नतांज, तबरीज और करमानशाह। ये 5 थे, जिनमें से 4 ये तबरीज और करमानशाह मिलिट्री बेसिस थे और बाकी पिछले 4 ये इनके न्यूक्लियर बेसिस कहे जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं आई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने इसके लोग इस पर नज़र रखे हुए थे कि कहीं कोई रेडिएशन का लीकेज या कुछ इस तरह से ना हो। फिलहाल अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई। हालांकि इसके बाद अब देखा गया है कि ये भी हुआ है कि ईरान ने भी अपनी तरफ से रिटेलिएट किया है। तो जो सुबह जिस तरह से इजराइल ने इसको अपने ऑपरेशन को द राइजिंग लायन नाम दिया, तो राइजिंग लायन के बदले में अब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत उसको रिटेलिएट किया। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह खबरें आ रही हैं कि 100 ड्रोन से उसने अपना हमला किया। हालांकि अभी तक कोई भी ड्रोन पहुंचने में सफल नहीं हो सका है इजरायली सीमा के भीतर। तो एक तरह से जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम है वो शानदार है। इसमें कोई आयरन डोम उसने अपना एक्टिव कर लिया है। उसको प्रिपरेशन का टाइम मिल गया, क्योंकि उसे पता था कि हम अब अटैक करें तो हमें काउंटर अटैक का सामना करना होगा, तो वो प्रिपेयर्ड थे। हालांकि ऐसा लगता है कि ईरान इसके लिए तैयार नहीं था कि इतनी जल्दी इस तरह का कोई अटैक हो जाएगा, क्योंकि भी वार्ता का दौर चल ही रहा था। और अभी जिस तरह से उनको था कि हम अपनी एटॉमिक डील, अपने जो परमाणु संयंत्र हैं उनमें हम यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है उसको हम कम करेंगे, या जो इस तरह के दबाव उनके ऊपर थे। बीच में खबरें आई कि रशिया वहाँ पे नए न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। चाइना तो भी इन सहयोग सब के कर रहा बीच अभी था। इमीडिएट, हाँ, ये गर्मा गर्मी तो थी, तनातनी थी, लेकिन ऐसा नहीं था इमीडिएट कि एकदम से उसको कोई ऐसा अंदेशा रहा हो कि आज ये अटैक हो जाएगा। नहीं, लेकिन तो इजराइल तो दबा हमेशा से उतारू था ना कि हमें ईरान पे अटैक करना है। वो तो ट्रंप ने होल्ड करके रखा हुआ था कि अरे रुक जाओ, हमारा न्यूक्लियर डील पे बात चल रही है ईरान पे, हो सकता है वो कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी अटैक करने की। हाँ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो अटैक इनका हुआ, एक तो अभी बहुत सारी खबरें छन के आनी, वैसे वार जोन की खबरें बहुत सही सही बिल्कुल सामने आ जाएं ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो खबरें आ रही उसमें ये आ रही हैं कि कुछ कुछ इसने ये जो अटैक था इसमें भी कुछ कुछ यूक्रेन वाली पद्धति अपनाई गई। जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया पे जो किए थे अटैक, तो इसने भी ये माना जा रहा है कि तेहरान के पास इसने एक ड्रोन बेस बनाया पहले, बहुत गुपचुप तरीके से। पिछले काफ़ी दिनों से ये काम चलता चला आ रहा था। जी। वहाँ पे ड्रोन बेस बना के, और वहाँ से पहले ये जो एयर डिफेंस सिस्टम थे ईरान के, पहले उनको इसने ख़त्म किया। और वो ख़त्म करने के बाद इसके फाइटर्स जब वहाँ पहुँचे तो उनको रास्ते पे कोई रोकने वाला नहीं था। और उन्होंने जो टारगेट उनके 6 थे बड़े शहर, जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे या जो 2 मिलिट्री बेसिस थे जिनके इनके निशाने पर इजराइल के, वहाँ तक वो बेरोकटोक गए और उन्होंने उन्हें तबाह किया। तो आप बता रहे हैं कि पूरी एक बहुत बड़ी प्लानिंग रही है और इसके बाद ईरान जी पर हाँ। इजराइल ने सोच समझ के अटैक किया है। लेकिन जो रिटेलिएट किया गया है ईरान की तरफ से, चूंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत कहा जाता है दुनिया का, तो क्या नुकसान यहाँ पर इजराइल का हो पाया? नहीं, इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ, और अब तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई भी सिंगल ड्रोन या सिंगल मिसाइल भी कोई इजराइल की सीमा में पहुंच पाई हो। इसके बरक्स अगर आप देखिए तो न सिर्फ वहाँ जो ये परमाणु ठिकाने और जो मिलिट्री बेस पे न सिर्फ हमला ईरान हुआ में। ईरान पे, इसके अलावा देखिए उनके लगभग लगभग जो IRGC थी उनकी, जो उसके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो वहाँ पे है श्रृंखला, उसमें उसका कमांडर हुसैन सलामी वो मारे गए। 2 बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराची और फरदून अब्बासी वो मारे गए। अब आप ये देखिए कि जो ईरान के आर्मी चीफ हैं मोहम्मद बाघेरी और तमाम कई कमांडर सेना के, ये सब मारे गए। एक तरह से वो कह रहा है, उसका तो इजराइल का तो दावा है कि लगभग लगभग पूरी इनकी जो कमांडर्स की जो एक सीरीज थी पूरी पूरी, उन्होंने श्रृंखला ही समाप्त कर दी वहाँ पे। और फिलहाल अभी खुमैनी ने एक अपने नए चीफ, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ का अभी अपॉइंटमेंट भी हो गया, उन्होंने जी। कर दिया, मोहम्मद पाकपुर।
हाँ। तो जो हुसैन सलामी जो मारे गए अभी इजरायली अटैक में, उनके बदले में एक नए रिवोल्यूशनरी गार्ड के नए चीफ का भी चयन हो चुका है। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। आप नुकसान गिरा रहे हैं ईरान के, तो जाहिर तौर पर क्योंकि वो भी एटॉमिक पावर है। हाँ, तो अब लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर ट्रम्प ने एक थ्रेट भी दी है ईरान को और कह दिया है कि आपको कई हमने मौके दिए समझौते के, लेकिन अब ये मौका है अभी भी, आप समझौता कर लीजिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अमेरिका का क्या रोल देखते हैं आप? ट्रंप ने जिस तरह से हालांकि ये शुरुआत से बीच में ट्रंप है तो, लेकिन ट्रंप ने इस पहली बात तो इस अटैक से अपने पूरे हाथ खींच लिए। उन्होंने कहा कि ये एक तरफा कार्रवाई है इसराइल की और इसमें हमारे बीच में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। ये रही एक बात, ये कहने की बात है। लेकिन ये खबरें भी आई हैं कि कतर में जो इनके मिलिट्री बेसिस हैं, वहाँ से ही इसराइल के फाइटर्स ने फ्यूलिंग की है। तो अमेरिका है बीच में कहीं ना कहीं। वो भले ही ये कहे कि मेरा इसमें डायरेक्ट रोल, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन बगैर अमेरिका की शह के इसराइल इतना बड़ा कदम उठा भी नहीं सकता था अभी फिलहाल। लेकिन अगर उसने उठाया है तो अमेरिका साथ में है, वो कुछ भी कहे कि हम इसमें मेरा रोल नहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों में जो समय आ रहा है, इसमें देखना ये है कि ईरान और इजराइल का जो शक्ति संतुलन है वो लगभग इस स्थिति में है कि एक दूसरे का नुकसान करने की स्थिति में थे तो, लेकिन पहल जिसने की वो बाजी मार ले गया। अब तो इजराइल को अपना प्रिपेयर होने का मौका मिल गया। उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रखा है। इवन सिविलियन जहाज़ों तक को उसने दूसरे कहीं अपने देश से बाहर, देश की सीमाओं से बाहर कहीं सुरक्षित, ये जगह पता नहीं कहाँ, लेकिन उसने सुरक्षित उनको अपने जगहों से, मान लीजिए अटैक करता है और अटैक हम डिफेंस नहीं कर पाए और वो मिसाइलें गिर गई, तो हमारे सिविलियंस का नुकसान ना हो, हमारे जहाज़ों का नुकसान ना हो, फाइटर्स का नुकसान ना हो, ये इंतजाम वो कर चुका है। इवन अपने हॉस्पिटल्स को उसने बंकर्स, अंडरग्राउंड लोकेशंस पे शिफ्ट कर दिया है। तो इजराइल तो एक, और इजराइल वैसे भी गाजा के साथ दो हाथ किए बैठा था, तो वो तो पहले से ही बैटलफील्ड बना ही हुआ है। उसका जन्म ही बैटलफील्ड में हुआ है, तो वो तो इसके लिए हमेशा। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर दर्शक ये भी समझना चाहेंगे कि एक तरफ इजराइल, एक तरफ ईरान, तो कौन कौन से देश इजराइल के साथ जाएंगे, कौन कौन से देश ईरान के साथ जाएंगे, दूसरा इंडिया किसके साथ जाएगा? इंडिया की क्या इसमें एक मतलब रोल रहने वाला है? देखिए, अगर ये वॉर एस्केलेट करता है जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो पहली बात तो ये देखिए कि आपके ये लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन के हुती, हमास, ये सारे, हालांकि इन सब की ताकत शक्ति कम हो चुकी है, लेकिन ये फिर से कहीं ना कहीं नई संजीवनी इनको मिलेगी और ये फिर से उठ खड़े होंगे। कुछ ना कुछ तो ये भी सहायता साथ देंगे ईरान का। जी हाँ। और इसके अलावा जहाँ तक रही बात भारत की, तो भारत के साथ जिस तरह के संबंध इजराइल के रहे हैं उतने अच्छे तो ईरान के साथ नहीं, लेकिन ईरान के साथ हमारे खराब संबंध भी नहीं रहे हैं। अब अगर अच्छे खराब का कोई मीटर हो, अगर उस पर हम कस के देखें, तो अभी पहलगाम वाले मुद्दे के बाद जिस समय पाकिस्तान पे अटैक की बात थी, उस समय इजराइल इकलौता देश दुनिया का था जो बिल्कुल बोला कि हम हर तरह से, हर हाल में इस भारत के साथ खड़े हैं किसी भी स्थिति में, और ये भारत का अधिकार है जो उसने किया। तो इस तरह से किसी और दूसरे देश ने हमें समर्थन नहीं दिया, ये बात ध्यान रखने की है। इसके अलावा लेकिन ईरान के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। उसी मुद्दे की बात करें, अगर पहलगाम अटैक के मुद्दे की बात करें, तो उस समय ईरान ने हालांकि मध्यस्थता की, एक जो कि हमें कभी मंजूर नहीं हुई, पाकिस्तान के मुद्दे पर मध्यस्थता, हाँ, उसने पेशकश की और दोनों से शांति बरतने की बात कही और तटस्थ अपने को रखा। तो अब वर्तमान परिदृश्य में भारत की तरफ से भी कोई किसी के सपोर्ट पे जा करके अपना आर्मी वहाँ पे ले जाए ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, तटस्थता एक तरह से ऐसा लगता है कि भारत इसमें अपना तटस्थ रुख ही अपनाएगा। यानी कुल मिलाकर अभी मध्य एशिया में टेंशन की स्थिति नज़र आ रही है और जो अमेरिका है उसने साफ तौर पर, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, इराक हो, इन इलाकों से अपने जो कार्मिक हैं उनकी संख्या कम कर दी है, राजनयिकों को भी वापस बुला दिया और कह दिया कि ये जगह अभी फिलहाल रहने लायक नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि महायुद्ध जैसे हालात भी मध्य एशिया में कम से कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पूरे मसले पर क्या राय देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को इजराइल के साथ रहना चाहिए, ईरान के साथ रहना चाहिए? क्या इजराइल ने सही किया ईरान पर, या ईरान जो रिटेलिएट कर रहा है वो उसका हक है? अपनी राय ज़रूर कमेंट के जरिए दीजिए। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।